नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। क्या महाराष्ट्र और हरियाणा की हार विपक्षी दलों को पच नहीं रही है? क्या उस हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब विपक्ष ने एक सुर में ईवीएम के खिलाफ मोर्चा एक बार फिर से खोल दिया और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ रही है। कल संविधान दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी चुनाव ईवीएम से नहीं होगा और अब उन्हें बैलेट पेपर चाहिए। इसके लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जन आंदोलन का ऐलान भी किया। महाराष्ट्र के नतीजों पर शिवसेना, उद्धव गुट हो या फिर शरद पवार की एनसीपी, हर कोई ईवीएम और चुनाव प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। उधर बीजेपी ने एक बार फिर से वही सवाल पूछा कि जब जम्मू कश्मीर और झारखंड के नतीजे आते हैं, जब किसी बाय पोल में कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की पार्टी की जीत होती है, तब ईवीएम ठीक कैसे हो जाता है और महाराष्ट्र में हार की जिम्मेदारी उसी ईवीएम को कैसे दी जाती है? हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट, बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। ईवीएम एक फ्रॉड है इस देश में, और जब ईवीएम नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में 25 सीटें भी नहीं मिलेगी। जिस तरह से महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, जिस तरह से हरियाणा के नतीजे आए हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। बैलेट पेपर पर चुनाव लीजिए और हम जो चुनाव का नतीजा आएगा मान्य करेंगे। जिन देशों में ईवीएम का आविष्कार हुआ वहाँ उस पर बैन है। वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं होता है इसलिए कि देश को उसकी विश्वसनीयता पर शंका है कि इसके साथ छेड़छाड़ हो सकता है और वोट को इधर से उधर किया जा सकता है। तो वहाँ नहीं हो रहा है। आप ही बहुत बड़े माने कहा जाए कि विकसित हैं, आगे बढ़े हुए हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ना भाई इसी से चुनाव हो। हमको लगता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, गजब की बात यह है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की ये मांग उस वक्त तेज की जा रही है जब कल ही एक जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस जनहित याचिका में क्या मांग की गई थी कि ईवीएम की जगह अब बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को नकार दिया और याचिकाकर्ता से भी यही सवाल पूछा कि जब कोई जीत जाता है तो ईवीएम पर चुप्पी साध लेता है, लेकिन जैसे ही वो हार का सामना करते हैं तो उनकी नजर में ईवीएम विलेन बन जाता है। ईवीएम की सारी खराबियां उनको दिखने लगती हैं। भारत के चुनाव सिस्टम पर भले ही विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन आपको याद दिला दे कि अभी अमेरिका में दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क ने भारत के चुनाव परिणामों के एक दिन बाद 24 नवंबर को यहां के चुनावी सिस्टम की तारीफ की थी। उन्होंने ये पूछा था कि देखिए, 24 घंटे में ही भारत ने सारे अपने ईवीएम की गिनती कर ली और चुनाव के नतीजे सामने आ गए, लेकिन हमारे अमेरिका में अभी 2 हफ्ते से चुनाव के नतीजे अभी भी गिने जा रहे हैं। कैलिफोर्निया में अब भी काउंटिंग चल रही है क्योंकि वो बैलेट बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं बातों को आधार बनाते हुए एक बार फिर से वही सवाल दोहराया जा रहा है कि कमी अपनी नहीं, अब ईवीएम की दिख रही है। तुम्हाला ईव्हीएमचं सांगतो मी, जेव्हा ते हरतात, झारखंडमध्ये काय होतं, ईव्हीएम बरोबर होतं का? झारखंडमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, कर्नाटकमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभेमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभेत ईव्हीएम बरोबर होता का? आता हरल्यावर तुम्ही रडीचा डाव काय खेळताय? याचं उत्तर हे काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने क्लिअर कट सांगितलं आहे की तुम्ही हारले की ईव्हीएम वाईट ही पद्धत बंद करा। ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ आहे, ईव्हीएमची पद्धत चालूच राहणार आहे हे सांगितलेलं आहे। हा रडीचा डाव आता बंद केला। बैंगलोर जीते, जब हैदराबाद जीते, तब ऐसी बातें नहीं थे। जब ईवीएम से जहां पे इनके स्टेट में जीत होती है तो उसको चुम्मा करते हैं। ईवीएम को चूमते हुए हम देखे हैं कुछ नेताओं को, और जैसे हार जाते हैं तो ये कांग्रेसी आदमी उसको गरियाते हैं। ये बहुत ये दोहरा चेहरा कांग्रेस पार्टी को, दे हैव टू चेंज, इनको सुधारना चाहिए। तो ऐसे में आज अड़ी पर पद्मजा के प्रश्न हैं एकदम सीधे
क्या चुनाव हारने वाली पार्टियों के लिए अब ईवीएम ही एक पंचिंग बैग या फिर बहाना बन गया है? क्या विपक्ष को ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट की बातों का भी भरोसा नहीं है और ईवीएम पर चुनाव आयोग की सफाई के बावजूद इस तरह के भ्रम क्यों फैले हुए हैं? डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के, सैयद जवाद कांग्रेस समर्थक है, यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट सी वोटर्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की अड़ी में। सबसे पहले सवाल आपसे पूछती हूं विवेक श्रीवास्तव, कल के ही दिन, कल का दिन आपने चुना ये कहने के लिए कि भाई हमें बैलेट बॉक्सेस वापस चाहिए, हमें ईवीएम पर तनिक भी भरोसा नहीं है, और कल ही के दिन सुप्रीम कोर्ट इस दोहरे मापदंड पर सवाल उठा रहा है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? एक बार फिर से आपको याद दिला दूं। उन्होंने कहा कि जब कोई हारता है ईवीएम का रोना रोता है, उसको ईवीएम याद आ जाते हैं, पर जब जीतते हैं तब ईवीएम पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देखिए आंध्र प्रदेश में ही पहले चंद्रबाबू नायडू उसी ईवीएम पर सवाल उठाते थे, अब जब वाईएसआरसीपी हार गई तो वो भी ईवीएम पर सवाल उठा रही है। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं, देखिए पहली चीज तो यह है कि बहुत सारे जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर ईवीएम आज नहीं है। कुछ बैलेट बॉक्सेस पे हैं, कुछ उन्होंने इंटरनेट वोटिंग सिस्टम बनाया है, बिकॉज सबको ये लगा था कि ये एक प्रिमिटिव मेथोडोलॉजी है विच कैन बी हैक्ड, इट कैन बी टेम्पर्ड, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, फ्रांस है, इटली है, जापान, बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो एक तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर बीजेपी को जीतना है तो बैलेट से भी जीतेगी, अगर हर वीवीपैट को ईवीएम से मिलाया जाएगा तो भी जीतेगी। तो ऐसा तो क्यों है कि ऐसा करते हैं ना, हम तिनके रखना शुरू कर देते हैं जमीन पे। बीजेपी को जीतना होगा तो वो तिनके रख के भी जीत जाएगी। ऐसा करेंगे, एक एक आदमी तिनका लेकर के आएगा और वो जमीन पे रख देगा, फिर हम सब 4 महीने तक बैठ करके वो तिनके गिनते रहेंगे। नहीं, इट इज नॉट तिनका, वीवीपैट इज नॉट तिनका, वीवीपैट इज नॉट तिनका एंड बैलेट बॉक्सेस एंड वीवीपैट आर नॉट तिनका। मतलब ये तो आपका जो लॉजिक है, मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे सकता हूं 15 कंट्रीज की। हाँ, चलिए, आपको वो 15 कंट्रीज पे ज्यादा भरोसा है या हमारे देश के, एक सेकंड, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा भरोसा है? क्योंकि आपको जो तकनीकी एडवांसमेंट दिख रहे हैं 15 कंट्रीज में, हमारा देश चुनाव के मामले में उनसे कहीं ज्यादा आगे है। और आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ईवीएम के बारे में क्या बोला। सर, अब आपको तो हर चीज जो है अमेरिका करती है, जापान करती है, बल्गेरिया करती है, मेक्सिको करती है, ज्यादा बेहतर लगेगी, पर चुनाव के मामले में अमेरिका भी मानता है कि भारत हमसे कहीं ज्यादा आगे है। कई सारे ऑब्जर्वर्स हमसे चुनाव की प्रक्रिया सीखने आते हैं। सर, हमारा चुनाव आयोग जाकर के दूसरे देशों में चुनाव कराने में मदद करता है। इतनी इवॉल्व्ड है हमारी पूरी चुनावी प्रक्रिया। पर कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा आगे बता देती हूँ। जस्टिस खन्ना ने क्या कहा, एक सेकंड रुकिए। जस्टिस खन्ना ने क्या कहा? जस्टिस खन्ना ने ईवीएम के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा, EVMs have effectively eliminated booth capturing by restricting the rate of vote casting to 4 minutes votes per minute. इससे बोगस वोट पढ़ने में ज्यादा मुश्किल होती है। EVM के जरिए जो इनवैलिड वोट्स हैं उनको खत्म कर दिया गया है। पेपर का जो वेस्टेज है उसको खत्म कर दिया गया है और पूरी काउंटिंग की जो प्रक्रिया है उसको और तुरंत कर दिया गया है और एरर्स का जो मार्जिन है उसे भी कम कर दिया गया है। तो ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पर बाकी देशों पे आपको ज्यादा भरोसा है? जी नहीं, मेरे हिसाब से मैं बड़ा क्लियरली बोलूंगा। एक तो पहली चीज है, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट शुड कैन ओनली टेक द एडवाइस फ्रॉम अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड इंजीनियर्स एंड रिसर्च एसोसिएशन, और उसके बाद वो उस वक्तव्य को कोट कर सकता है। मेरे हिसाब से तो ये इट्स अ लीगल इंस्टीट्यूशन। नंबर 2, मैं बोलना चाहूंगा, इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी पहले, जब हम बीच में इलेक्शंस के गए थे कुछ महीनों पहले, और हमने कहा था वीवीपैट्स को लेकर के, तो उन्होंने कहा था इट इज वेरी नेसेसरी टू मैच एवरी ईवीएम विद द वीवीपैट। ये एक कॉस्टली प्रक्रिया है और नंबर ऑफ वीवीपैट्स भी कम है। तो इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उसको खारिज किया था, क्योंकि बोला था इलेक्शन इज ऑन द वे। लेकिन अगर आप सिर्फ ईवीएम कर रहे हैं, देन क्या आपके पास मैकेनिज्म है कि आप हर ईवीएम की, हर मशीन के हर वोट को डबल चेक कर रहे हैं वीवीपैट से? आपके पास वो भी नहीं है। 99% की बैटरी का एक उदाहरण कई लोगों ने दिया। फवाद भाई ने भी दिया, अभी जो सोरा भास्कर के हस्बैंड है, उन्होंने भी कहा कि साहब पहले तो मैं जीत रहा था और अचानक लास्ट में इस तरह की ईवीएम की मशीनें आई एंड अ प्रॉब्लम हैपेंड। और हम एक पैटर्न भी देख रहे हैं। हमारा पैटर्न यह है कि कश्मीर के अंदर अगर सरकार बीजेपी बनाती, इट वुड हैव बर्न्ड द फिंगर्स। उनका पीडीपी के साथ जो पास रिकॉर्ड है, कश्मीर में इंटरेस्ट था नहीं, हरियाणा को मैनिपुलेट करा गया। कांग्रेस को नीचा दिखाना है, जेएमएम के अंदर लेवल फील्ड दी गई, महाराष्ट्र को मैनिपुलेट किया गया। अच्छा। तो बिल्कुल मैनिपुलेशन है।
हमारा ये मानना है गाजियाबाद शहर में और बंगाल में 35% दलित और मुसलमान बंगाल में जो उपचुनाव सारी सीटें उपचुनाव जो सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत गई, क्या तृणमूल भी मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी के साथ? तो सारे उपचुनाव की सीटें तृणमूल को जिता दी भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम के साथ मिलकर। अब इसमें आ जाइए आप। और वायनाड में प्रियंका गांधी वड्रा को क्यों जिताया? जी इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। हाँ, एब्सोल्युटली मैं बता देता हूं आपको। जहां पे कैडर ऑपोजिशन का स्ट्रांग है, जहां हम मैनेज कर लेते हैं, जहां हमारे लिए सिक्योरिटी प्रोविजंस हैं, चाहे वेस्ट बंगाल हो चाहे केरला हो, जहां हम कर पाते हैं वहां पे एक न्यूट्रल रिजल्ट जरूर आता है। अच्छा। जहां हम नहीं कर पाते हैं, खासकर जहां इनकी सरकारें हैं, रिजल्ट 99% उलटफेर आता है। आप मुझे बताइए 33% अगर माइनॉरिटी दलित वोट है गाजियाबाद शहर का और 28% भाजपा को चला जाता है, क्या यह कोई लॉजिकल चीज थी? जब आप ही लोग वोट जिहाद कर रहे थे? क्यों नहीं भाई थी? आप 15%, 28% दलित अगर वोट दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो आपको लॉजिक नहीं दिख रहा ना, उस वोटर को लॉजिक दिख रहा है। दलित एंड मुस्लिम कंबाइंड था, नहीं लॉजिक नहीं था। चलिए, लॉजिक ईवीएम का लॉजिक है और कुछ नहीं है, ये चोर बाजारी है। ठीक है, बताइए डॉक्टर अजय आलोक, ये लॉजिक के ही परे है इस प्रक्रिया। जब ये कॉमन सेंस के ही परे है तो फिर ईवीएम का सवाल ही क्या है? पद्मनाभ जी, एक शेर याद आता है इन लोग की बेतकरारी देख के। अरे भाई, अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हमेशा हम पे लगाना ठीक नहीं। अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हमेशा हम पे लगाना ठीक नहीं। खता तो वफा तुमसे जनता नहीं करती है, खता ईवीएम की कहते हो। अजीब हालत है। मतलब खड़गे जी को देखिए, आपको याद होगा बचपन में हम लोग स्टार्ट करते हैं जब लिखना, तो हम लोग पेंसिल से लिखते हैं। उसके बाद जब 7th 8th में मिडिल ग्रेड में आते हैं तो पेन दे दिया जाता है। बहुत बच्चे होते हैं जिद करते हैं, नहीं 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 हमको पेंसिल चाहिए, हमको पेंसिल चाहिए, पेन वेन नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए पेन, हम पेंसिल से ही लिखेंगे। खड़गे जी वैसे ही ना कर रहे हैं, ना 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 मुझे नहीं चाहिए ईवीएम, हमको बैलेट ही चाहिए। मतलब हद हाल है भाई। विवेक जी, आज एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है राजीव गांधी का 1989 के इलेक्शन का, कि बीजेपी को 12% वोट और 86 सीट कैसे आ गई। बैलेट पे भी रोते थे ये लोग, आज ईवीएम पे भी रो रहे हैं। आपकी दिक्कत क्या है? आप ये क्यों नहीं समझ रहे? इंट्रोस्पेक्शन में ये रियलाइज कीजिए कि जनता आपको नकार रही है हर जगह। आपने कितनी मैचिंग कराई वीवीपैट और ईवीएम्स की? आप आंकड़ा देंगे? आप नहीं जीते। कांग्रेस पार्टी जो आपकी जननी है, आपकी मां है, कांग्रेस से 6 सीट पे रुक गई। आप जनता की नजरों से गिर रहे हैं धीरे धीरे। अपने कश्मीर में तो आप आना ही नहीं चाहते थे, अपनी हरकतों में आते तो आपका नेशनल वोट खराब होता है, कारण अपनी गवर्नेंस के कारण आपका इंटरेस्ट नहीं था। बीच में मत बोलिए, बीच में मैं आपके नहीं बोल रहा था। मैंने आपके ज्ञान वर्षा को इतना प्यार से सुना। सुनिए ना, मैं तो फैक्ट वर्षा दे रहा हूं। जी कल सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन होने के बाद, संजीव खन्ना की टिप्पणी के बाद, उसके बावजूद भी आप लोग इतने बड़े थेथर हो गए हैं कि इस पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैंडेट जनता देती है और वीवीपैट का वेरिफिकेशन का सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दिया हुआ है। किसने मना किया है? रिजल्ट के 1 सप्ताह के बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं, 41,000 रुपए जमा कर सकते हैं और वीवीपैट वेरिफिकेशन करवा लीजिए। किसने मना किया है? तो सुप्रीम कोर्ट का ही रूलिंग है, वो भी आप नहीं करवा रहे हैं। चार लोगों ने जमा किया था हरियाणा में, 1.5 महीना हो गया, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। अरे ऐसे चलता है, ऐसे चलता है कि माई वे हाईवे, जो गांधी परिवार कह देगा वही सही, बता दिया, बाकी लोग लाइन में लग जाएंगे। रिजल्ट आ जाता है, सरकारें बन जाती है, वेरिफिकेशन होता नहीं है। आप सिर्फ फर्जी रोना रो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फर्जी रोना, विदा ये रियलाइज किए हुए कि आपको जनता नकार रही है। कोई फर्जी नहीं रो रहा। ईवीएम इलेक्शन से नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, और जहां तक रही बात ईवीएम की, एक्सपोज करना जरूरी है, हम करेंगे। कोई आज इंट्रोड्यूस नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया ईवीएम को, नरसिम्हा राव ने इंट्रोड्यूस किया था और हमने उस वक्त एक्सेप्ट किया था। 2007 में तो हमारे एमपी ने बकायदा ईवीएम के खिलाफ एक किताब लिख दी थी, लेकिन भाजपा के बड़े जनमानस में कहा गया कि नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठाना ठीक नहीं है। हम गए, हम तो 9 में भी हारे, किताब लिखने के बाद भी। 2009 में भाजपा चुनाव हारी थी, तब भी हमने ईवीएम पे सवाल नहीं उठाए। हम 14 में जीते, उसके बाद आप लगातार हार रहे हैं, चाहे राज्यों का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर कुछ नहीं मिल रहा है। तब ईवीएम आ गया, चुनाव आयोग आ गया, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। हु आर यू मैन? इफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, इट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ दिस कंट्री। आप टीवी पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ऐसे ही बोल देता है सुप्रीम कोर्ट कोई चीज। विवेक श्रीवास्तव सबसे बड़े ज्ञानी हो गए, खड़गे जी ज्ञानी हो गए। एडवाइस है, लेकिन उनके एडवाइस को एज अ टेक्नीशियन तो आई कैन जनता देख रही है आप लोग को, और इससे अपनी क्रेडिबिलिटी और गिराते हैं आप लोग। ठीक है, ऐसे जब डिमांड आती है तो क्रेडिबिलिटी किसकी कम होती है? हमारी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं हो रही। चरण सिंह सापरा जी, माई वे और हाईवे कैसे चलेगा?
देखिए पद्मजा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, इन्होंने सोशल मीडिया का भी वर्णन किया, लेकिन सोशल मीडिया का जब वर्णन करते हैं तो इनको यह भी जान लेना चाहिए कि सोशल मीडिया में किस तरह से ईवीएम हैकिंग के भी वीडियो चल रहे हैं, क्या वो इन्होंने नहीं देखे हैं? सीधी बात ये है कि आपने बुलाया था तो क्यों नहीं किया, जाके प्रूफ कर देते चुनाव आयोग। एक मिनट, अभी बीच में पद्मजा जी देखिए, ऐसे डिबेट मत करिए, मैं बीच में नहीं बोला। अब मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है चरण सिंह सापरा जी, जब आप कह रहे हैं ना कि वीडियो चल रहे हैं, आप जरा एक स्पेसिफिक क्लेम बता दीजिए, क्योंकि यहाँ हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, एक कोई जेनेरिक सा हम कोई एग्जांपल नहीं देना चाहते। आप स्पेसिफिक बता दीजिए कहाँ हैक हुआ है, किसने हैक किया है, कितने वोटों की कमी है, फिर हम उसका फैक्ट चेक करा लेंगे। कौन से हैकिंग की बात कर रहे हैं आप? अजय आलोक ने जब वीडियो की बात की, राजीव गांधी जी वाले वीडियो पे बात की, तब आपने यही सवाल उनको पूछा क्या? अब मुझे पूछ रहे हैं ना, मैं इसका भी उत्तर दूंगा। मेरी बात उन्होंने वीडियो स्पेसिफाई किया और क्या आप मुझे बिना टोके 2 मिनट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? इतना बात बताइए। बोलिए। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया था। ठीक है, सुनिए, अभी पहली बात यह कि जब प्रमुख विपक्षी पार्टी अगर कोई संदेह जताती है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर दायित्व बनता है इलेक्शन कमीशन का, कि इलेक्शन कमीशन उसको जो गड़बड़ झाला हम लोग कह रहे हैं उसके ऊपर एक उत्तर दे, निष्पक्ष तरीके से उसका उत्तर दे और समाधान करे। वो मीडिया ट्रायल या सोशल मीडिया ट्रोल से सेटल होने वाला विषय नहीं है। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा के चुनाव में भी 11 दिन के बाद में इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े दिए थे, और इलेक्शन कमीशन ने क्या आंकड़े दिए? 1.07 करोड़ का फर्क आया था उसमें, रियल टाइम वोटर में और प्रोविजनल डेटा और फाइनल डेटा के अंदर। अब वो 1.07 करोड़ का जो फर्क आया था वो बताता है कि हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 28,000 वोट ज्यादा हुए। क्या ये संभव है? इस पे हमने पत्र लिखा, इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। हरियाणा के समय हमने जितने पत्र लिखे हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। महाराष्ट्र के चुनाव प्रक्रिया के अंदर हमने जितने भी उनको कंप्लेंट्स लिखे हैं उसके ऊपर आज तक कोई उन्होंने उत्तर नहीं दिया। तो इलेक्शन कमीशन जब अंधी, गूंगी और बहरी हो जाएगी, जब कॉम्प्रोमाइज नजर आएगी, तो निश्चित रूप से ये सवाल उठेंगे। अब मैं महाराष्ट्र के आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। सर, मैं इलेक्शन कमीशन रोकना चाहूंगी, क्योंकि बहुत आदर से मैं कहना चाहती हूं, आप फैक्चुअली 2 चीजों पे गलत थे। आपने जो हरियाणा पर अपनी चिंता जताई थी उस पे एक डिटेल्ड रिस्पांस इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। मैं अगर आप चाहें तो आपको दिखा भी देती हूं। उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट जो आपका 90% बैटरी वाला एलिगेशन था उस पे जवाब दिया है। महाराष्ट्र में एक लेख छपा है और मैं आपको अब दिखाई देती हूं, क्योंकि 2 चीजें हैं, 2 स्पेसिफिक चीजें जो उठाई गई हैं। एक जितेंद्र आव्हाड ने और एक द वायर पत्रिका में छपा हुआ एक लेख था। तो उसमें क्या लिखा गया और क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब आया, एक डिटेल्ड रिस्पांस आया है, दोनों में आपको भी और दर्शकों को भी दिखा देती हूं। 2 ऐसे केसेस महाराष्ट्र में बताए गए जहां पे ये कहा गया भाई ईवीएम हैक कर ली गई है, जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा वोट गिन लिए गए। बाकायदा एक ऑनलाइन पोर्टल में ये कहानी छप भी गई, लोगों ने ट्वीट भी कर दिया, कह दिया देखिए कितना बड़ा गड़बड़ झाला है, और फिर बाद में चुपके से वो ट्वीट डिलीट कर दिया। क्या दावा था? ऑनलाइन पोर्टल ने कहा 5,04,313 अतिरिक्त वोटों की गणना की गई है। उस पर चुनाव आयोग की तरफ से ये स्टेटमेंट भेजा गया। ये स्टेटमेंट जो मेरे हाथ में है और मैं उसका जो सार है वो आपको बता देती हूं। उन्होंने कहा कि जो पोर्टल ने जो आंकड़े दिए हैं ना, उसमें उन्होंने पोस्टल बैलेट का डेटा इंक्लूड ही नहीं किया। करीब 6 लाख पोस्टल बैलेट पड़े थे और वो अलग से जो सीईओ यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से रिपोर्ट गई थी, बाकायदा उसमें लिखा था ईवीएम वोट काउंटेड, यानी कि ईवीएम से कितने वोट निकले हैं, पोस्टल बैलेट कितने गिने गए हैं, पर इस पोर्टल ने पोस्टल वोट को गिना ही नहीं। ये तो पहला दावा हो गया। दूसरा दावा, दहिसर से एक एमएनएस के कैंडिडेट थे, उन्होंने बाकायदा आकर के बाइट दी। उन्होंने क्या कहा कि भाई मेरे वार्ड में जहां मेरी खुद की फैमिली रहती है वहां पे मेरे को महज 2 वोट पड़े, जबकि मेरे खुद के घर में मेरी माताजी, मेरी बहन और मेरी बेटी है, यानी कम से कम 3 वोट तो पड़ने चाहिए, पर मेरे को सिर्फ 2 ही वोट पड़े। उस पर बाकायदा बयान आया है बीएमसी का। उन्होंने क्या बोला, भाई जिस इलेक्टोरल रोल में इन भाई साहब का नाम है वहां उनको बाकायदा 53 वोट पड़े हैं, यानी कि वो गलत बयान ही कर रहे थे। और इस मुद्दे को भी जितेंद्र आव्हाड ने और कई अगाड़ी के नेताओं ने एम्प्लीफाई किया है। सच्चाई ये है कि उनको 2 नहीं 53 वोट वहां पर पड़े थे। तो ये तो फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की तरह ही देखा जाएगा ना सापरा जी।
हाँ, मैं अभी इसका उत्तर दे दूं, सुन लीजिए अभी। बोलिए। आपने जो उत्तर दिया मैं उसको चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फिगर आपको बताने जा रहा हूं कि 20 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे कहा कि 58.22% पोलिंग हुआ है, 58.22%। अच्छा, 11 बजे रात को उन्होंने कहा 65.02% पोलिंग हुआ है, लेकिन काउंटिंग से 2 घंटे पहले उन्होंने कहा कि 66.05% पोलिंग हुआ है। उन्होंने आंकड़े नहीं बताए, आंकड़े फिर उसके बाद में आते हैं, और उस हिसाब से अगर हम देखें 66.05% से अगर हम काउंट करें तो 76 लाख वोट ज्यादा पड़े हैं। अब 76 लाख वोट अगर पूरे महाराष्ट्र में ज्यादा पड़े हैं, समझिए कि 288 कॉन्स्टिट्युएंसी है, 288 कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर ये समझिए कि हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 26,388 वोट ज्यादा पड़े हैं। अब मैं उसको ये डिवाइड करता हूं कि हर कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर समझिए 50 बूथ में कतार लगी होगी 5 बजे के बाद में। ठीक है, 50 बूथ, 230 या 240 बूथ होते हैं, उसमें से 50 बूथ पर लगी होगी। अब 50 बूथ पर अगर कतार लगी है तो हर कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर 550 लोग 5 बजे के बाद में कतार में खड़े थे। क्या 550 लोग बचे हुए समय में वोट कर सकते हैं? क्या एक व्यक्ति को वोट करने के लिए आज 3 से 4 मिनट लगते हैं, आप कैलकुलेट करेंगी तो कम से कम 8 घंटे और लगेंगे। और अगर 550 वोट उस बूथ में अगर 5 बजे के बाद होने हैं तो इलेक्शन कमीशन ने 58.5% 5 बजे तक का आंकड़ा कैसे बता दिया? तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ जाला है। ये हम बोल रहे हैं, इसका उत्तर इलेक्शन कमिशन को देना चाहिए, आपको नहीं बिल्कुल देना चाहिए। नहीं, इसका बिल्कुल उत्तर बीजेपी को नहीं देना चाहिए, इसका उत्तर मैंने दिया इलेक्शन नहीं। कमीशन ने देना चाहिए। इसका उत्तर तो इलेक्शन कमीशन नहीं दिया, जो मैंने डेटा दिखाया वो इलेक्शन कमीशन के स्टेटमेंट का ही है। मुझे तो कैसे मैं पता चलेगा कि परिसर में क्या हुआ? ये तो इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है। पर यशवंत जी, मैं भी इलेक्शन कमीशन का ही डेटा आपको बता रहा हूं। पर सर इलेक्शन कमीशन ये बता रहा है ना कि पहले मीडिया ट्रायल से नहीं होगा, मीडिया ट्रायल से नहीं होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को दिया है, इलेक्शन कमिशन ने लिखित उत्तर हमको देना चाहिए इसका। ठीक है, 10 सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, फिर यशवंत जी। 10 सेकंड। मैं बताता हूं कि फैक्ट्स कैसे होता है और इनका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन क्या है। ये राजीव गांधी का वीडियो है, सुनिए। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में भाई मैं आज की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के जीतने की नहीं, एक पहली बात तो ये राजीव गांधी का वीडियो है, देखिएगा, घूम रहा है हर जगह। अब दूसरी बात ये उस वक्त बैलेट पे चुनाव के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि बैलेट से कैसे चुनाव हो रहे हैं, पहली बात। और आज आप ईवीएम पे कर रहे हैं। आपने क्या कहा कि कैसे वोट पड़ गए? एक बूथ पे अगर 1200 वोट होते हैं, 900 की पोलिंग होती है, आपके गणित के हिसाब से एक वोट देने में अगर 3 से 4 मिनट लगेगा, 900 गुने 4, एक मिनट 900 गुने 4 3600 मिनट। 3600 मिनट मतलब कितने घंटे हुए? 3600 मिनट कितने घंटे हुए? कैलकुलेशन है, एक घंटे में 60 मिनट। 3600 कितने घंटा हुआ? 60 घंटे चलती है क्या हमारे देश में? क्या कुछ भी बोलने लगते हैं यार, कुछ भी बोलने लगते हैं। सुबह 7 बजे के बाद में इतने घंटे पोलिंग होती है क्या? 900 बूथ पोल हो जाते हैं, एक बूथ पे 900 वोट पोल हो जाते हैं। अगर आदमी की क्या आप लोग का दिमाग उड़ गया क्या हवा में? तो उससे पहले क्या पड़े हैं? इलेक्शन कमीशन ने 58 दिमाग उड़ गया सब दिया। 900 की पोलिंग होती है, 1200 में तुम्हारे को सुनिए, कल आपको नहीं है अकल, बिल्कुल आप बात करिए। राहुल गांधी की राह पे सब चल पड़े हैं। 500 लोग एक बूथ के अंदर राहुल गांधी की राह पे चल पड़े हैं भाई। 550 वोट जो है वो 5 बजे के बाद पड़ते हैं। पोलिंग पहले क्या पड़ा है? तो क्या 100% पोलिंग हो रहा है? मैं आप ही के लॉजिक से देखिए, इतनी ज्यादा मेंटल मैथ्स हो गई कि मेरा तो थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट हो गया फॉलो करने में। यशवंत जी ने यहाँ पे इतने इलेक्शंस देखे हैं, वो भी अपना सर पकड़ के बैठ गए। क्या हुआ यशवंत जी? बहुत ज्यादा मेंटल मैथ्स सुनते जाएंगे। दौरे गफलत। यशवंत जी आपका माइक म्यूटेड है शायद। हाँ, अब आवाज आ रही है आपको? मैंने कहा मेंटल मैथ्स तो मैं क्या कहूँ, अपने बनारस की भाषा में बोलूंगा तो कुछ और ही निकलेगा, इसलिए मैं खड़ी हिंदी में ही बात अपनी रखना चाहूंगा। देखिए, पर मैं 2-3 चीजें बहुत क्लियर है। अच्छी बात है, ईश्वर की बड़ी कृपा कि झारखंड का रिजल्ट भी उसी दिन आया। बड़ी कृपा ईश्वर की कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुरी तरह बीजेपी को हराया, उसी ईवीएम पे हराया, उसी लॉजिक से हराया कि बड़ी तादाद में गैर आदिवासी मतदाताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दिया। लॉजिक है,
वही लॉजिक है जिस लॉजिक की बात महाराष्ट्र के वोटर पे की आती है। वोटर जिसको पसंद करता है उसको वोट देता है, लॉजिक वोटर का है, हमारा और आपका लॉजिक नहीं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सन 1998 में पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा चुनाव में एक्सपेरिमेंट के तौर पर ईवीएम लागू की गई थी। सन 51 से लेकर के सन 98 के उस दिन तक जितने भी चुनाव हुए वो बैलेट पेपर पे हुए, और उस बैलेट पेपर का आउटपुट ये था पद्मजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्ता में था 90% वापस सत्ता में दोबारा काबिज हुआ, अपनी लाठी अपनी भैंस को चला। जिस दिन से इस मुल्क में ईवीएम आए हैं उस दिन से 98 से लेके आज तक इस मुल्क में 90% से ज्यादा इलेक्शन रिजल्ट एंटी इनकम्बेंट आए हैं। यानी ईवीएम के साथ में जनता ने 100 में से 90 सरकारें उखाड़ फेंकी। यानी बैलेट पेपर पे चाह के भी जनता 100 में से 90 सरकारें उखाड़ नहीं पाती थी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती। और जब से ईवीएम आया इसी मुल्क में 100 में 90 बार जनता ने सरकारों को उखाड़ फेंका। इलेक्शन कमीशन अलग विषय है, सरकार अलग विषय है। जो सत्ता में होता है पद्मजा, वो सत्ता का दोहन करता है, सत्ता को बनाए रखने के लिए साम दाम दंडभेद लगाता है। अगर आप उस लॉजिक से जाएं तो आंकड़े आपको साफ बताते हैं कि पेपर बैलेट पे जो सरकार में था वो बना रहता था, उसको उखाड़ना असंभव होता था। जिस दिन से ईवीएम आया 100 में 90 बार सरकारों को जनता ने उखाड़ फेंका। सवाल ये, क्या ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, जनता के मन की बात ज्यादा कहां हो रही? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जहां पेपर बैलेट के पिछले 10 साल में भी नमूने देखे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ही मित्रों से जरा पश्चिम बंगाल में जाकर के उनका हालचाल ले लें। कितने सिर फुटअव्वल पंचायत चुनाव में कितने मारे गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, किस तरह से बैलेट बॉक्स लेकर भागे गए, उससे क्या नतीजा निकला आपको? बाकी छोड़िए, बीजेपी की काले कारतूतों पे आ जाते हैं। चलिए, चंडीगढ़ के म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में पेपर बैलेट पे जो हुआ वो आपकी आंख के सामने हुआ। क्या सबने चैलेंज नहीं किया? सबने सुप्रीम कोर्ट तक में सबने लताड़ नहीं लगाई? तो पेपर बैलेट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो नुकसान में कौन रहेगा ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन इन सब के इतर मेरे ख्याल से कुछ चीजें कॉमन सेंस पे बात करनी चाहिए। और कॉमन सेंस केवल ये कहता है तनुजा, आप अभी 6 महीने पहले आपने महाराष्ट्र में इसी ईवीएम पे बीजेपी की छीछालेदर कर दी। बीजेपी का स्कोर 240 पे पहुंच गया। जितनी शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ी 405 करते। और उत्तर प्रदेश में गए, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उसके अलावा राजस्थान में बीजेपी से आपको 13% वोट कम मिले। बीजेपी अजय आलोक की पार्टी ने 50% राजस्थान में पोल किया, आपने 37% पोल किया और आप बराबरी की सीटें राजस्थान में लेके आए। ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा चमत्कार है? उसी ईवीएम पे हुआ। अब आप कहिए कि ईवीएम गलत था। सापरा जी, और छोटा सा सवाल ये कि वही भैंस और लाठी वाले दौर में क्यों ढकेल रहे हैं देश को? देखिए पद्मजा जी, यशवंत देशमुख जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूं, बहुत इज्जत सम्मान करता हूं मैं इनका। लेकिन इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आमतौर पर एक प्रोविजनल वोट फिगर जो आते हैं 5 बजे और जो एक्चुअल फिगर आते हैं उसमें कितना फर्क होना चाहिए? आमतौर पर देखा गया आज तक कि एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। 1 to 1.5% का उसमें फर्क आता है, लेकिन आजकल क्या फर्क आ रहा है? 7.83% का फर्क आ रहा है। तो ये 7.83 के फर्क को किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? और दूसरी बात ये है, सर सापरा जी, मैं आपको 2 सेकंड के लिए रोकूं। बैलेट बॉक्स से ये बेहतर कैसे होगा? बैलेट बॉक्स से तो ये और भी खराब हो सकता है, क्योंकि 5-5 दिन तक काउंटिंग चलती थी। वोट्स को फेक करना ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड, सापरा जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर यशवंत जी जवाब दीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। आपको क्या टोकने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। आप देखिए, ऐसा है, पहले तो ये 1%, 1.5% होता था, अब 7.83 हो गया। फिर जो दूसरे बड़े देश है जिन्होंने इन्वेंट किया था, चाहे इंग्लैंड है, यूएसए है,
यूएसए है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये तमाम सारे लोगों ने फिर बंद क्यों कर दिया? ये भी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमारा ध्यान आकर्षित करिए ना। ठीक है, ये बताइए दोनों चीजों का। ठीक है यशवंत जी। देखिए, बहुत एक छोटी सी चीज है। अगर आप इलेक्शन कराने की प्रोसेस को जानते हैं, और मानिए इस समय स्क्रीन पे पद्मजा, आप, हम, काबरा जी, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं हम लोग इस समय, 4 2 5 6 पार्टियां, हम सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हर पोलिंग बूथ पे जिस समय रात को इलेक्शन शाम को खत्म होता है, उस समय पद्मजा जो भी फाइनल काउंट हुआ, कितने लोगों ने वोट डाला, इसके ऊपर पद्मजा आपके इलेक्शन एजेंट को दस्तखत करना है, अजय आलोक के इलेक्शन एजेंट को दस्तखत करना है, सापरा जी के इलेक्शन एजेंट को दस्तखत करना है, विवेक जी के भी, सैयद साहब के भी, यशवंत देशमुख के, सबके इलेक्शन एजेंट के वहां दस्तखत होते हैं। पहली काउंटिंग जब शुरू होती है, वो मशीन निकाली जाती है, कितने वोट पड़े, क्या मिले, उस समय उस मिलान कर करके एक एक पोलिंग बूथ के ऊपर फिर उन्हीं पोलिंग एजेंट्स के पुराने दोबारा दस्तखत होते हैं। अगर कहीं पर भी एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पर अगर गड़बड़ है, उसी समय वहां पर उनके एजेंट इस बात के ऊपर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं कि साहब, परसों रात को जब हमने दस्तखत किया था तो नंबर ये थे, आज यहां पे ये नंबर ये दिखाई कैसे दे। देखिए, क्वेश्चन मार्क उठाना जो है ना, मैं पद्मजा जो है बहुत वरिष्ठ हैं प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, चरण सिंह जी का, और मैं हर चीज के सुधार के लिए, इलेक्शन कमीशन अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं लाता है, उसके ऊपर कोई आंदोलन होता है, मैं चरण जी के साथ में मैं खुद सड़क पे बैठने को तैयार हूं, मैं उस पर कभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रोसेस बेहतर बनाने के लिए आप बात कीजिए, प्रोसेस बेहतर बनाने के लिए मांग कीजिए, आप संसद में कानून लाइए। मेरा खुद सुझाव है, और जैसा अमेरिका में बहुत सारे राज्यों में, पद्मजा आपको भी जानकारी है, कि जब हार जीत का मार्जिन बहुत कम होता है, 1%, 2%, कई राज्यों में कानून है कि 1% से कम मार्जिन होता है जिन जगहों पे, वहां ऑटोमेटिक रिकाउंटिंग पे जाता है। कानून बनाइए कि जिन जगहों पे, जिन पोलिंग बूथ पर 1% से कम का मार्जिन होगा, वहां वीवीपैट काउंट करना 100% कंपल्सरी। आप ये सारे कानून बनाइए, मैं आपके साथ। बिल्कुल, पर वो रिफॉर्म एक तरफ है और ऐसे सवाल उठाना, वैसे हमारे देश में भी ऐसे कई किस्से हुए हैं। बैंगलोर की एक सीट मेरे को याद है, अभी मुंबई में लोकसभा में एक सीट जिसको चैलेंज किया गया था, जहां बहुत ही स्लिम मार्जिन था, शिवसेना यूबीटी के जो दोनों कैंडिडेट्स थे उनके बीच में, वो लोग भी कोर्ट गए हैं। पर जहां तक चुनाव सुधार की बात है, सैयद जवाद, बहुत देर से, बहुत धन्यवाद कि आप इतना पेशेंटली सुन रहे थे। मैं आपको एक लेख से पढ़ के सुनाना चाहती हूं, ये शायद सितंबर में लिखा गया था। उसमें लिखा गया, इट्स टाइम टू स्टॉप द कंस्पिरेसी थियरीज अबाउट ईवीएम्स, यानी कि जो कंस्पिरेसी थियरी ईवीएम को लेकर के अभी तक चलाई जा रही हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए। और उसकी ओपनिंग लाइन बहुत ही दिलचस्प है, वो कहते हैं, द डिबेट सराउंडिंग ईवीएम इज अमंग द मोस्ट वियर्ड पैशंस ऑफ आवर पब्लिक लाइफ। सबसे अजीबोगरीब हरकत हमारे देश में क्या होती है कि जब देखो लोग ईवीएम पर सवाल उठा रहे रहते हैं। इट इज टाइम टू डेवलप अ नेशनल कंसेंसस ऑन स्मॉल स्टेप्स एंड पुट दिस डिबेट टू रेस्ट एंड मूव ऑन टू मोर सब्सटैंटिव इश्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। क्या लगता है आपको, किसने ये लेख लिखा हो? देखिए, बहुत सी जगह पर बहुत से लेख भी लिखे गए। जब आपने एक लेख बताया तो दूसरा लेख मैं भी आपको अब कोट कर देना। पर मैं बता देती हूँ उससे पहले कि आप जीवीएल नरसिम्हा राव का लेख कोट करें और सुब्रमण्यम स्वामी का और एल के आडवाणी का, समझदार है, क्योंकि मुझे पता है वही करने वाले थे। ये देखिए, ये लेख लिखा है, आपको दिलचस्प लगेगा। ये सितंबर में लिखा है लेख योगेंद्र यादव ने, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में चले हैं, जो बाकायदा एडवाइजर भी रह चुके हैं, वो राहुल गांधी जी के साथ भी दिखाई देते हैं। उन आगे जाकर के ये भी लिखा है कि दिस इज द लोएस्ट, इट इज द डिसेंट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक इमेजिनेशन, यानी कि हमारे लोकतंत्र की गिरावट को यह दिखाता है। इस ईवीएम की कंस्पिरेसी थ्योरी को खत्म कर दीजिए। अब आप कोट कीजिए जीवीएल नरसिम्हा राव। मैंने इसीलिए करा क्योंकि आप तो समझदार भी हैं। अब मुझे लगता है अब आपको भी जो है और बाबाओं की तरह पहले से पता चल जाता है कि क्या है, कुछ पर्ची अर्ची ना निकालिए। इसलिए क्योंकि मैं आपसे अब अगला सवाल पूछूंगी। आपने वो किताब पढ़ी है जीवीएल नरसिम्हा राव की? बिल्कुल, ये रखी हुई मेरे सामने, कहिए मैं पूरा पढ़ के बता दूं। बताइए उस किताब में क्या लिखा है ईवीएम के बारे में, वो किताब कब लिखी गई थी?
2010 के 2010 में। अब मैं क्या लिखा अल्बानी है जी को उन्होंने? कोट कर देते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए जर्मनी को मोस्ट एडवांस देश माना जाता है, वहां पर भी ईवीएम के इस्तेमाल पर बैन लग चुका है। अमेरिका के 50 में से 32 स्टेट में ईवीएम पर बैन है। मुझे लगता है कि अगर हमारा इलेक्शन कमीशन भी ऐसा करता है तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। बहुत आपने बहुत उम्दा बात बोली, पर आप एक छोटी सी 10 सेकंड अनइंटरप्ट दीजिए आप मुझे। एक छोटी सी चीज छोड़ गए यहाँ पे कि 2010 की बात है। 2010 में हमारे ईवीएम में ना वीवीपैट का मिलान नहीं होता था। उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है। 2013 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक याचिका डाली जिसके बाद से वीवीपैट का मिलान किया जाता है, और जीवेल नरसिम्हा राव की इसी बुक में लिखा गया है कि हम ये चाहते हैं कि वीवीपैट का मिलान किया जाए क्योंकि एक पेपर ट्रेल होने की जरूरत है। 2010 और 2024 में फर्क यह है कि उस वक्त वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं होता था, अब वीवीपैट का मिलान किया जा रहा है, और यही एक मांग उस किताब में लिखी गई है। जी, अब पूरा आप कंप्लीट करने दीजिएगा। देखिए क्या है, 2-4 चीजें और मैं आपको बताता हूं कि बहुत सी जगह पर बहुत से लोगों ने कंप्लेंट्स कर रखी हैं। आप कह रही हैं कि इतने बड़े लोगों ने जिनको तजुर्बा है ज़िंदगी का, और अभी यहाँ पे सी वोटर के अभी यशवंत साहब बोल रहे थे, मैं उनको बड़े गौर से सुनता हूँ, तमाम उनके प्रेडिक्शन मैंने देखे, हालांकि कई बार गलत भी साबित हुए। इस बुनियाद पे इस सवाल को खड़ा करना छोड़ देना चाहिए कि ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं हो रहे हैं। लोकतंत्र में होंगे सवाल, नहीं सवाल हुए हैं, सुनिए तो, पर उन सवालों का जवाब भी मिला है। क्या आपको पता है ईवीएम को लेकर के कितनी बार सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? अभी हुई, अभी कितनी बार हुई है? पिछले 10 सालों में कितनी बार हुई? कई बार हुई, और इससे पहले 10 केसेस हुए हैं। सुनिए 10 केसेस। क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही कम से कम कुछ नहीं तो 3 याचिकाएं डाली गई हैं कि वापस बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाए, और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब बैलेट बॉक्स हमारे देश में अब इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए। मैं अब बोल लूं? बोलिए। दिल्ली विधानसभा के अंदर भी आपको पता है एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था, बाकायदा दिखाया गया था, और वो तो पॉलिटिकल पार्टी आज इख्तिदार के अंदर भी है, बाकायदा उसको दिखाया गया था। आज तक भाजपा उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़े देती? दूसरी सबसे बड़ी बात, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, यशवंत सर अलाउ मी टू स्पीक सर, बार बार अगर बीच में मुझको इंटरप्ट करा जाएगा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा खामोशी से। तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल खड़े करे, और ऐसा नहीं है कि पहली बार खड़े हुए, भाजपा ने भी खड़े करे। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सवाल खड़े कर रही है तो उसको संजीदगी से लेना चाहिए, मेरा कहना यह है। अब आप नजरअंदाज कर दीजिए क्योंकि आप इख्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार के अंदर बैठी हो तो हर सवाल को नजरअंदाज कर देते। लेकिन मुझे एक बताइए, मैं एक सीट और बताता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर सरातू सीट है, वहां से वो इलेक्शन, आप अभी तो वो उप मुख्यमंत्री हैं, मतलब 10,000 वोटों से पीछे चलते 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 अचानक से ये हुआ कि जो है उनको सर्टिफिकेट जीत का नहीं दिया जा रहा है। किस बात का डर था? इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी सवाल होते हैं, और बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ है कि 10,000, 15,000, 20,000 वोट से कोई आगे चलता होता है, अचानक से रातों रात आता होता, पता चल जाता कि 500 वोट से हरा दिए गए या हार दिए गए। फिर एकदम से आप अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को देखें, अचानक से वोटिंग स्लो हो जाती है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग सवाल खड़े करते हैं, चुनाव आयोग से सवाल करे जाते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उस तरीके से बिल्कुल सवालों के जवाब बैलेट बॉक्स से स्थिति बेहतर कैसे होगी? आप मेरे को ये समझा दीजिए ना। बता दूं, चलिए अगर हम मान भी ले कि अगर ईवीएम से रिगिंग की जाती है, आपके वोट्स बढ़ा दिए जाते हैं, किसी के वोट्स कम कर दिए जाते हैं बैलेट बॉक्स में, तो ये और खराब होगी ना स्थिति। मैडम, अगर कहीं पर किसी चीज को लेकर के शक और शुबा और सवाल खड़े हो रहे हैं तो आप उस सवाल को ही नजरअंदाज कर दे रहे हैं। ये नजरअंदाज कैसे? मामला चुनाव आयोग के सामने गया, मामला हमारी सुप्रीम कोर्ट के साममने गया है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला अभेद्य नहीं होता है और आखिरी नहीं होता है, नंबर एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात, बहुत सी जगह पे चीजें, दूसरे चुनाव आयोग के सामने तमाम ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं देता। चुनाव आयोग के अंदर अभी बताइए, फेक वोटिंग हुई नहीं हुई? लोगों के ऊपर पैसे देकर के वोट खरीदे जाते हैं, नहीं खरीदे जाते हैं? आप बताइए, नफरती भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, ये सब होती है या नहीं होती? ये तमाम चीजें चुनाव आयोग, इनका बैलेट बॉक्सेस से क्या लेना देना है? मैं तो चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहा हूं, और उसके बाद कर रहा हूं क्यों होती है चीजें, क्योंकि लोगों के ऊपर धीरे धीरे यकीन खत्म हो रहा है। उस यकीन को मजबूत कैसे कर? वो यकीन खत्म कौन कर रहा है? बार बार सवाल उठा के आप ही तो यकीन। एक सेकंड यशवंत जी, डॉक्टर अजय आलोक इसका जवाब दे दे। दिल्ली असेंबली के अंदर हैकिंग दिखाई गई, एक लंदन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरे ख्याल से 2019 में, जहां कपिल सिब्बल ने दिखाया था कैसे एक एथिकल हैकर ईवीएम को हैक कर दे रहे हैं। तो ये हुआ तो है, ये डेमोस तो किए गए हैं। डॉक्टर अजय आलोक, विधानसभा में हुए? नहीं, डेमोस किए गए हैं बिल्कुल।
मैं कह रहा हूं डेमोस किए गए हैं, लेकिन ये हाईएस्ट डिग्री के झूठे हैं। उसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब सबको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था कि आके हमें दिखाइए, चैलेंज किया था कि आके हमें दिखाइए हैकिंग कैसी होती है, किस ढंग से की जाती है, आइए बताइए, तो इनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन के ऑफिस नहीं गया, जो कि पूरी लाइव वीडियो और सब जनता देख रही थी। ये क्या बोल रहे हैं? नांदेड़ में अभी का एग्जांपल दे रहा हूं, नांदेड़ में हम 6 की 6 विधानसभा एक बीच में नहीं, सज्जाद जी मैं बीच में आपके जबरदस्त नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सुनिए पहले, नांदेड़ लोकसभा सीट में 6 की 6 विधानसभा हम जीते। लास्ट राउंड की काउंटिंग बची हुई थी, 18,400 वोट से हम लीड कर रहे थे। हुआ कि हम नांदेड़ लोकसभा जीत गए, और लास्ट राउंड की काउंटिंग जब हुई तो हम 1450 वोट से हार गए। हमने खुद को हरवा लिया। क्या बात करते हैं? मतलब कोई भी चीज आप लोग को हवा में आरोप लगाने की आदत हो गई, इससे क्रेडिबिलिटी किसकी घटती है? भाई राजनीतिक दल हो, विपक्ष में हो, ऐसा जो है नहीं कि जीवन भर विपक्ष में रहोगे। क्रेडिबिलिटी अपनी क्यों घटा रहे हैं आप? सारे इंस्टीट्यूशंस पे सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। एक कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन अंतिम डिसीजन नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट अभेद्य नहीं है। किसी इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा करेंगे इस देश के? सुनिए, हमें चुनाव आयोग वोटिंग बढ़ा देता है, 5 से 6% बढ़ा देता है, 2% बढ़ा देता है। ये राहुल गांधी की भाषा जो अलग अलग तरीकों से निकाल के आप ला रहे हैं कि इस देश में सारे इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं, तो फिर छोड़ दीजिएगा देश। आप लोग देश में रहिए ही मत। इस देश का सिस्टम अगर इतना खराब हो गया है तो आप लोग देश छोड़ सुन लीजिए ना कैसे खत्म हुआ। लेकिन आपके साइंस को तो मानोगे ना, तो देश नहीं चलेगा ना। अरे विज्ञान को तो मानते हो संविधान से नहीं ही चलेगा, मानते? अपने सिस्टम से चलेगा, और चुनाव भी सिस्टम से ही होंगे। अब आप विम्स एंड फैंसी सुन लीजिए। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात, एग्जांपल देते जा रहे हैं। सुन लीजिए बाबा, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात करी तो मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगा। अप्रैल, सुन लीजिए पहले आप सर, अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उन्होंने बोला साहब वीवीपैट की मैचिंग कराइए। इलेक्शन कमीशन ने बोला पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा, हर वोट का पेपर ट्रेल निकालना इम्पॉसिबल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस सीम्स टू बी इम्पॉसिबल। अब पेपर ट्रेल आप निकाल नहीं रहे, वीवीपैट आप इस्तेमाल कर नहीं रहे, ईवीएम हैक है या नहीं है इस पर डिबेट चल रही है। नहीं सर, बैलेट पे आप आना नहीं चाहते, और धांधली की गुंजाइश है या नहीं है, और धांधली आपने करी है। विवेक जी, आप फिर से आधा सच बता रहे हैं। मैंने वीवीपैट का इस्तेमाल होता है और कॉस्ट की वजह से इलेक्शन कमीशन ने नहीं, आप फिर से आधा सच बता रहे हैं। मैडम आप गलत बोल रही हैं। प्लीज रीड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ अप्रैल। मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है सर, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है। कोई फायदा ही नहीं है ये बहस करके। फैक्ट तो बता दूं, हर वोट का पेपर ट्रेल निकलता है। हाँ, हर वोट का नहीं, हर वोट का पेपर ट्रेल नहीं निकलता है, और यही बात सुप्रीम कोर्ट के सामने गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कितने % का निकलता। पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कॉस्ट का ही हवाला नहीं दिया, उन्होंने कहा वी ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन, इट्स अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट। यानी कि इसकी इंटेग्रिटी बार-बार साबित हो चुकी है। If you wanted, I can read it for you. नहीं, आप you are misquoting. You are misquoting. Let me correct you. सुप्रीम कोर्ट ने के पास रिट गई थी कि 100% काउंटिंग हो हर वोट की वीवीपैट के द्वारा। इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया, इलेक्शन कमीशन ने बोला यह पॉसिबल है ही नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। इसमें इकोनॉमिक और टाइम्स दोनों के इश्यूज आ रहे थे, ये चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस सीम्स टू बी एन इम्पॉसिबिलिटी, और इसको खारिज किया गया। हमें यकीन ये है फैक्ट, ये है वो। अभी भी वीवीपैट का मिलान होता है, कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि वीवीपैट नहीं होता है। निकाल नहीं पाते, मिलान होता है, रैंडम नहीं है हर वोट का। नहीं यशवंत जी, हर वोट का यशवंत जी नहीं, रैंडम होता है। मैं भी यही कह रहा हूं ना, वही तो धांधली है। भी नहीं, दैट इज वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम। जो कैंडिडेट जब चाहे आदेश, नहीं, जरूरत कैसे नहीं है, हमें जरूरत है, हम अपोजिशन की पार्टी से, हमें जरूरत है। तो एक काम कीजिए ना विवेक जी, ईवीएम चोरी चल रही है, आपके लिए जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है ना। विवेक जी अपोजिशन की पार्टी हैं, आपको सबसे पहले काम करना चाहिए, ईवीएम से जो सरकारें बनी हैं वो गलत बनी हैं। इस नाते आपको रांची, चाहे हैदराबाद, चाहे बेंगलोर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अगर मैं आज से शुरू कर रहा हूं, मेरे को ईवीएम पे भरोसा नहीं बोला ना, पेपर ट्रेल दो, तो क्यों नहीं दे रहे हो आप? विवेक जी, आपको राष्ट्रपति शासन की मांग करनी चाहिए कि ये सभी सरकारें, चाहे वो तेलंगाना की हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे अभी झारखंड में बनी हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो, ये सब सरकारें असंवैधानिक। बीजेपी यही ट्रिक करती है, बीजेपी यही करती है।
जहां कीजिए ना। जहां मैं उदाहरण वो एक कुछ राज्य जानबूझ करके मैनिपुलेट करके इवन प्लेइंग फील्ड देती है जिससे प्रश्न ना उठाए जा सके मीडिया में। अरे गजब। What they are doing, अभी मैं एसोसिएशन ऑफ backfire डेमोक्रेटिक करता है। रिफॉर्म्स, एक सेकंड, झारखंड में एसोसिएशन ऑफ कांग्रेस डेमोक्रेटिक dominating नहीं रिफॉर्म्स, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स विवेक जी, बीजेपी सच में इतना करती है प्लान, अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल मास्टर है और आपको इतनी बुरी तरह पटकनी दे रही है इतना प्लानिंग करके, तो भाई मानना पड़ेगा फिर तो अजय आलोक को पूरा हक है। अगर इतने बड़े मास्टर माइंड हैं इतना मैनिपुलेट कर लेते हैं, तब तो इनको सत्ता में रहने का पूरा हक है, हम भी मान लेते हैं। चरण सिंह साहब, इसको अघोषित आपातकाल कहते हैं। दिस इज एन अनडिक्लेयर्ड पद्मजा जी, ये सुनिए, एक बार सुनिए, पद्मजा जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। खुलेआम चल रही है, अब मैं गंभीर बात पे आ रहा हूं। कोशिश है मेरी बात सर किसी भी बहस का अल्टीमेट पंचलाइन अघोषित आपातकाल नहीं हो सकता ना। जब आपके तथ्य जो है आपके पास नहीं होते हैं तो आप अघोषित आपातकाल उसको नहीं डिक्लेयर कर सकते। मैं एक मिनट पद्मजा, विवेक जी, ये जो आप लोग ने आप पेपर ट्रेल निकालिए हर वोट का, मैं तैयार बैठा हूं। विवेक जी, आप बोलिए हम खर्चा करेंगे, हर वोट का पेपर ट्रेल निकलेगा। तैयार है, आपको पेपर ट्रेल नहीं निकालना, आपको बैलेट नहीं जाना, ईवीएम पे आप नहीं, आप बैलेट जाइए जी, आप बोलिए। आप बैलेट जाइए और लेफ्ट फ्रंट के जितने नेता इस समय पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लोगों के द्वारा पीटे गए हैं, जरा उनकी बातचीत सुन के आइए। और आपातकाल शब्द का इस तरह से बार बार प्रयोग मत कीजिए, और कम से कम मेरे जैसे इंसान के सामने मत कीजिए जिसने आपातकाल को भुगतभोगा है। और सिर्फ चरण सिंह सापरा, आपातकाल क्या होता है वो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। सापरा जी, और सिर्फ लेफ्ट के नेता नहीं थे, कांग्रेस के नेता भी थे जिन्होंने बैलेट बॉक्सेस पर पंचायत चुनाव जो हुए थे पश्चिम बंगाल में उन पर सवाल उठाया था। बैलेट बॉक्सेस भर भर के पानी में फेंक दिए गए थे। अधीर रंजन चौधरी सबसे पहले झंडा उठा के उसके खिलाफ खड़े थे। चरण सिंह सापरा। हाँ पद्मजा जी सुनिए, जो मुझे इलेक्शन कमीशन से जो मैंने 2-3 सवाल पूछे थे वो यशवंत जी भी उत्तर नहीं दे पाए कि 1% पहले होता था डिफरेंस प्रोविजनल फिगर में और एक्चुअल फिगर में, अब वो 7.5% और 8% तक जा रहा है। ये क्यों जा रहा है, ये इलेक्शन कमीशन ने उत्तर देना चाहिए। अब बात इसमें नांदेड़ पोल की भी आई थी, तो मैं नांदेड़ पोल पर जरा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, कोई टोकिएगा नहीं। नांदेड़ के अंदर जिस तरह से कहा गया कि लोकसभा कांग्रेस जीती और 6 विधानसभा हम हारे, अब असलियत वहां पर यह है कि कांग्रेस ने वहां पर 1,59,323 वोट्स जो है लोकसभा में जादी पोल हुई है। इसका मतलब होता है कि हर विधानसभा में 6 की 6 विधानसभा में 26,500 वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ, कांग्रेस पार्टी का, जो लोकसभा में नहीं हुआ। मुझे बताइए कि 6 असेंबली में, हर एक असेंबली के अंदर 26,500 वोट कैसे शिफ्ट हो सकता है, यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी बात यह है कि हमारा क्यूमुलेटिव मार्जिन जो है वो 1,84,597 बनता है 6 असेंबली का अगर देखेंगे तो। लेकिन हमको एक्स्ट्रा वोट जो मिला है वो 1,59,323 मिला है। तो ये जो फर्क आ रहा है, ये फर्क निश्चित रूप से दर्शाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। ये गड़बड़ झाला के ऊपर ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। कैसे फर्क आया? बहुत मजेदार आपको एग्जांपल देता हूं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, बड़ा जबरदस्त एक मुकाबला था बेल्लारी लोकसभा का, सुषमा स्वराज जी और सोनिया जी के बीच में। याद है आपको? विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में हुए थे। याद है मुझे, याद है ना? बेल्लारी ब्रदर्स। उस लोकसभा चुनाव में माफिया कांग्रेस ने नीचे असेंबली की सारी सीटें जीती थी और कांग्रेस की लीड थी 3.25 लाख वोट असेंबली पे। और सोनिया जी कितने से चुनाव जीती थी मालूम है? 50,000 से। 50,000 से सोनिया जी की लीड 3.25 लाख जो असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस की लीड थी उससे घट के केवल 50,000 हो गई थी। तो ऐसा है, आप आंकड़ों के ऊपर जाएंगे तो आप ही की तारीफ के आपके हर एक आंकड़े पे 10 उदाहरण मैं बढ़िया से बढ़िया आपको निकाल दूंगा। मैं अमेठी का उदाहरण दूं आपको? नहीं, रायबरेली का उदाहरण दूं आपको? 10 सेकंड सापरा जी, 10 सेकंड इसका काउंटर। देखिए यशवंत जी, आपके पुराने उदाहरणों से ये मसला नहीं सुलझता ना, और ये इलेक्शन कमीशन ने उत्तर देना चाहिए। आप तो इलेक्शन कमीशन नहीं है, आप तो निर्वाचन आयोग नहीं है, या तो आपको निर्वाचन आयोग का हम बना देते हैं चेयरमैन, तो सबके लिए एक ही समान है। देते हैं भाई। अब वो चुनाव आयोग आंकड़े बताए या यशवंत देशमुख आयोग?
इन आंकड़ों का उत्तर इलेक्शन कमीशन को हमने लिखा है, उन्होंने देना चाहिए। ठीक है, हमारी कंप्लेन तो यही है ना। आखिरी सवाल, एक और हैकाथॉन हो जाना चाहिए, जो उपयोग हुआ है, एक और हैकाथॉन हो जाना चाहिए। हमको कोई रिप्लाई नहीं आता है। अरे मैं तो कह रहा हूं ना कि सारी विपक्ष की राजनीतिक दल एक बार इलेक्शन कमीशन को लिखें कि आप एक बार ट्रायल करिए, हम आ रहे हैं, हम हैक करके दिखाते हैं आपको। इलेक्शन कमीशन को देना लिख के, इलेक्शन कमीशन जब बुलाता है इनको दिखाइए कैसे हैकिंग होती है, साबित कीजिए, तब तो ये भाग जाते हैं। उसके बाद सापड़ा साहब और विवेक जी के हाल पे एक अंत करूंगा एक बात कह के। एक मिनट नांदेड़ के ऊपर, अरे भाई नांदेड़ का बोल लूं, आपने उठाया था ना, बोल लूं, अब नांदेड़ के ऊपर उत्तर तो दे दो। मैंने तो आपको आंकड़ों का मैं बोल देता हूं भैया, आप चुनाव आयोग को लिखे, पता ही नहीं है आपको, कोई सच नहीं बताया, आप सब तो हवाई बात कर रहे हैं। बुद्धिमान प्रवक्ता इसके ऊपर बता दीजिए ना। एक लाइन बनता है 20,500 वोट हमको दिए, यानी विधान एक लाइन मारे वोट दीवार पे सर मारने से कोई फायदा है? आखिरी 10 सेकंड। हाँ, मैं बस ये कह रहा हूं कि इन लोग दोनों के हालत पे एक लाइन बनती है कि दौरे गफलत भी एक इनायत है, दौरे गफलत भी एक इनायत है। अरे तू इधर उधर की ना बात कर, बता के काफिला क्यों लूटा? लगातार हार रहे हैं, गिला नहीं तेरी, लगातार हारते जा रहे हैं तो गफलत में आ गए हैं। ठीक है, चलिए ये कवर अप स्टोरी बंद करिए। कई सारे सवाल फिर से उठाए गए हैं। मांग एक ये भी है कि चुनाव आयोग इसका एक्सप्लेनेशन दे। अब आगे चुनाव आयोग क्या कहता है उस पर हमारी नजर रहेगी। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।